So heights and distance, there are no new formulas in this chapter. ठीक है, based on trigo. trigo में जो आपने टेबल पढ़ा है, trigo में क्या टेबल पढ़ा है हमने? tan की वैल्यूज 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज. सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. tan 45 is 1 and tan 60 is √3. What is the value of sin 30? sin 30 1/2. मैंने 0 और 90 एंगल लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ तीन ही एंगल लिखे हैं, 30, 45 और 60, बिकॉज यही तीन एंगल यूज होंगे. ओके, तो sin 45 is 1/√2 √3/2. एंड इफ आई से cos, तो इसी को रिवर्स करना है cos के लिए. ये वैल्यूज है जो हमारे चैप्टर में यूज होगी. इसमें से भी मेनली tan ही यूज होगा, ज्यादा tan ही यूज होगा. ठीक है, ज्यादा सम्स में 90% सम्स में tan ही यूज होगा. कुछ सम्स में sin और cos यूज हो सकता है. ठीक है, सो कैसे यूज होगा ये? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज tan? tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या जिन्होंने कंसाइज से किया, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. याद है 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था tan का फॉर्मूला. ठीक है, ये ज्यादा इजी होता है, इसी को याद रखो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. कौन सा ऑपोजिट, कौन सा एडजेसेंट? अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, इफ दिस इज द एंगल लेट्स से थीटा, सो इस थीटा के सामने जो साइड है वो हो जाती है ऑपोजिट. ठीक है, 90 के सामने हाइपो होता है, हाइपो फिक्स है, हाइपो नेवर चेंजेस. ओके, बट एंगल के सामने जो साइड होगी दैट विल बी ऑपोजिट, एंड ये जो साइड है यहाँ पे दिस विल बी एडजेसेंट. ठीक है, ऑपोजिट एडजेसेंट, ये चीज याद रखना. ऑपोजिट क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, हाइपो क्या होता है. ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ एंगल इज दिस, थीटा ये हो गया, दिस इज 90, तो हाइपो अभी भी यही है, बट ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? अभी ये वाली साइड ऑपोजिट बन जाएगी और ये साइड एडजेसेंट बन जाएगी. ठीक है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल व्हिच यू आर फाइंडिंग. ओके, सी थीटा इज ऑलवेज ईदर दिस एंगल और दिस एंगल. जो अक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, दे आर टेकन एज थीटा. हम 90 को कभी थीटा नहीं लेते. ओके, तो ये आपका बेसिक था जो आपके 9th में आपने पढ़ा है और जो यूज होगा अभी इसमें. ठीक है, इसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है. वैसे कोई फॉर्मूलाज भी नहीं है हाइट्स एंड डिस्टेंस में, तो कुछ भी आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है दो चीजों का भी. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में दिया है हमें हाइट्स एंड डिस्टेंस. हाइट्स एंड डिस्टेंस मींस किसी भी चीज के वर्टिकल डिस्टेंस को इन्होंने हाइट बोला है. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट्स और डिस्टेंस नाम क्यों है? बिकॉज जो हमारे फिगर्स बनेंगे हमें उसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज एलिवेशन एंड व्हाट इज डिप्रेशन. ठीक है, इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कैसा क्वेश्चंस आएंगे, क्या यूज होगा उस हिसाब से. ओके, तो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो. सी ये चैप्टर इजी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट इजी नहीं कहूंगा मैं इस चैप्टर को, मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी है. क्यों? वो भी डिफिकल्टी भी सिर्फ क्यों है? बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स योरसेल्फ. ओके, ऐसे बहुत कम ही चैप्टर्स है आपके बुक में जहां पे आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ता है क्वेश्चन को पढ़ के. ओके, आई गेस एक भी चैप्टर नहीं है, सब में आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, आप उसे अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हो. ठीक है, लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन रीड करना है. थोड़ा भी क्वेश्चन गलत रीड किया तो डायग्राम गलत बन जाएगा, डायग्राम गलत बन गया तो आंसर गलत आएगा. ओके, इसीलिए डायग्राम बहुत अच्छे से बनना चाहिए. ओके, तो धीरे धीरे करेंगे हम. आपको क्वेश्चन रीड करना है, जब मैं डायग्राम मैं बनाऊंगा फिर भी आपको भी क्वेश्चन रीड करना है और देखना है कि डायग्राम ऐसा क्यों बना. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एलिवेशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, एंड लेट्स से देयर इज अ बिल्डिंग हियर. ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप को ये पर्सन देख रहा है. ओके, इस बिल्डिंग के टॉप को, तो ये इसका विजन होगा ऐसे इस डायरेक्शन में. ठीक है, सी किसी भी पर्सन का लाइन ऑफ साइट समझते हो? आपने सुना है लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट मतलब स्ट्रेट विजन, स्ट्रेट. ठीक है, इस लाइन.
तो ये स्ट्रेट विजन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये पर्सन स्ट्रेट देखता है, इस स्ट्रेट लाइन को हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में या तो वो ऊपर देख सकता है या तो वो नीचे देख सकता है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रेट खड़े हैं, हम सीधा देखते हैं, अगर मुझे ऊपर कुछ देखना है तो मैं एलिवेशन बना के देखूंगा, नीचे कुछ देखना है तो मुझे डिप्रेशन बना के देखूंगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसके कंपैरिजन में मैंने कितना डिग्रीज ऊपर देखा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, कितना डिग्रीज, ये जो थीटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, इस पर्सन ने बिल्डिंग के टॉप को देखा यहाँ पे, ठीक है, तो कितना एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी चीज को अगर मैं ऐसे देखूंगा, फॉर एग्जांपल एक वॉच टावर है, वॉच टावर समझते हो आप लोग, शोर पे होता है शिप्स को देखने के लिए वॉच टावर होता है, तो समझो यहाँ पे वॉच टावर के ऊपर एक पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक शिप है। ओके, तो ये पर्सन जब इस शिप को देखेगा तो ये एंगल डिप्रेशन में बनाएगा। ओके, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, और इसके कंपैरिजन में अब ये कहाँ देखेगा, शिप को ऐसे देखेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने किसको रेफरेंस लेके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, इस लाइन को रेफरेंस लेके बना रहा हूं मैं, किसको, स्ट्रेट लाइन को। ओके, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऐसे नहीं बना सकते यहाँ पे, ये गलत हो गया। इसमें आपने रेफरेंस किसको ले लिया, आपने रेफरेंस ले लिया स्टैंडिंग लाइन को, वो नहीं चलेगा। रेफरेंस क्या होना चाहिए हमेशा, ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में या तो ऊपर एंगल बनेगा या तो नीचे एंगल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज these two angles which I have shown here are, this is the angle of depression and this is angle of elevation. समझ रहे हैं दो एंगल्स, ठीक है। कोई भी चीजों के लिए हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी एरोप्लेन को देख रहे हो, ठीक है, तो किसी एरोप्लेन को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आप अगर किसी काइट को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने शिप बताया, तो आप शिप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ओके, इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं, ये तो बेसिक एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन हो गया। इसमें वेरिएशंस क्या आता है, जैसे समझो एक ट्री है, ओके, और यहाँ पे सन है। अब सन की यहाँ पे होने से ट्री का शैडो आएगा, किस तरफ शैडो आएगा, लेफ्ट के राइट, राइट साइड शैडो आएगा, ठीक है। तो समझो ये ट्री का शैडो है यहाँ पे। अब ये जो ट्री का शैडो है, इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, सन की पोजीशन पे लेंथ डिपेंड करेगी। अगर सन ऊपर है तो शैडो एकदम छोटा होगा या होगा ही नहीं, एकदम ऊपर है तो, ठीक है ना। सन अगर इधर होता तो शैडो उतना ही बड़ा आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, आपको पता है कि सन की जो पोजीशन होती है उससे। तो यहाँ पे कैसे होता है, इसको हम कैसे देखते हैं कि सन का एलिवेशन क्या है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। ओके, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना बड़ा शैडो आएगा, ये सन का एलिवेशन, जितना सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना बड़ा ये शैडो होगा, ठीक है। समझो अगर ये एलिवेशन 30 डिग्रीज है तो इतना शैडो है। अगर ये एलिवेशन में चेंज कर, उन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, समझो उन्होंने बोला सन का एलिवेशन है 60 डिग्रीज, ये सन है, समझो। आपको सन बनाना नहीं होता एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। ये 60 डिग्रीज है तो ये शैडो और छोटा हो गया ट्री का। अब कोई भी वर्टिकल चीज जो आपको वो देंगे, जैसे आपको टावर दे सकते हैं, बिल्डिंग बोल सकते हैं, ट्री बोल सकते हैं, कुछ भी चीज, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड को, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ओके, अगर कोई पर्सन भी खड़ा है तो वो भी परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड को। ओके, तो हमेशा हमें ये एंगल क्या लेना है, 90 डिग्रीज, बिकॉज हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब tan, sin, cos, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होते हैं। ओके, तो क्या क्या हमने बेसिकली सीखा है जो आपको याद रखना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसमें भी याद ये रखना है कि आपको ये रेफरेंस लाइन से एंगल बनाना होता है। ओके, ये रेफरेंस लाइन से, ये या तो ग्राउंड होता है या तो ऊपर टॉप में जो आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो ये रेफरेंस लाइन,
दूसरी चीज हमने शैडो बनाना सीखा। ओके, अब इसमें एक और वेरिएशन आता है, हाइट ऑफ पर्सन। मतलब किसी चीज का अगर हाइट दिया हुआ है, हाइट ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, फर्स्ट सम हमारा ऐसा ही है, समझो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और एक पर्सन, उन्होंने बोला है कि देयर इज अ बॉय, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ऐसा, देयर इज अ बॉय हु इज 1.7 मीटर्स टॉल। ओके, 170 सेंटीमीटर, 1.7 मीटर्स टॉल, ठीक है, और ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, एंड ही इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्रीज। ओके, अब उन्होंने बॉय की हाइट दी है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, यहाँ पे हमने कहीं पे भी इसके हाइट को कंसीडर नहीं किया था। क्वेश्चन में अगर नहीं बोलेंगे हाइट के बारे में कुछ, तो आपको उसको कोई हाइट नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से ही आप एंगल बनाओगे। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि जो पर्सन है, जो मैन है, बॉय है, कुछ भी है, उसकी हाइट है, तो हमें कैसे बनाना है उसको। ये देखो, जो बॉय यहाँ पे है, ठीक है, 1.7 मीटर उसकी हाइट है। अब जो उसकी हाइट होगी, समझो ये 1.7 मीटर इतना डिस्टेंस है, तो वो इस लेवल से ऊपर देखेगा, करेक्ट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके हेड के लेवल से बनेगा, है ना, तो इतना डिस्टेंस तक कुछ नहीं होगा। ओके, तो इस बार आप यहां से स्ट्रेट लाइन बनाओगे ऐसी, जो भी एंगल दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन वो यहाँ बनेगा, और ये नीचे जो स्पेस है ना वो खाली रहेगी। इसका क्या होगा मैं बताऊंगा सामने, बट ये समझ में आ रहा है, इसकी हाइट के वजह से एंगल जो ग्राउंड से बन सकता था वो कहां से बना, 1.7 मीटर ऊपर से बना, बिकॉज उस पर्सन की हाइट दी थी क्वेश्चन। समझे, कुछ डाउट है? हाँ हाँ, आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल ले लो, इसमें ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है एट एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, और यही पर्सन इसी पोजीशन से बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहा है विद एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो यहीं पे एंगल 30 डिग्रीज बन जाए। ठीक है, ये 10-11 सम्स के बाद ऐसे सम्स आएंगे जहाँ पे आपको डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों आएगा एक समय। ठीक है, हाँ, एलिवेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, डिप्रेशन मतलब नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, चलो, तो अभी ये वैल्यूज आप लोगों को याद है? नहीं याद है तो ये लिख दो, ये बार बार यूज होने वाली है सम्स में, और प्लस ये भी यूज होगा दैट साइन इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एंड कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो। इन सन वेयर इज द रेफरेंस, रेफरेंस तो हमेशा सन को भी अगर देख रहे हैं, सन अगर यहाँ है, तो ये रेफरेंस है ना, जो पर्सन जहाँ पे खड़ा है वहां से वो सन को देख रहा है, तो रेफरेंस इज दिस लाइन। अगर इस पर्सन की हाइट दी है तो ठीक है, हाइट अगर नहीं दी है तो ये ग्राउंड लेवल ही बन जाता है, दिस इज ग्राउंड लेवल। शैडो में भी सेम ही होगा, शैडो में भी सेम ही होगा, जैसे यहाँ पे अगर एक ट्री है, ये इसका शैडो है, रेफरेंस यही लाइन रहेगी। कर लिया, ये कॉपी कर लिया। चलो सम स्टार्ट करते हैं, कम टू एक्सरसाइज 19, क्वेश्चन नंबर 1।
क्या दिया है, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल। तो आपको एक्चुअल में सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस ही बनानी होती है, ठीक है। अगर बॉय की हाइट भी दी है तो कोई फिगर्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ लाइन बनानी है। तो मतलब वो जो पर्सन है, बॉय है, इट इज 7.7 मीटर टॉल, ठीक है। फिर क्या दिया है, इज फ्लाइंग अ काइट विद अ 50 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। 50 मीटर्स क्या दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ दी है, ठीक है। अगर वो काइट, समझो यहाँ पे अगर एक काइट है, ठीक है, ये काइट है, तो अगर वो इस पोजीशन से काइट को उड़ा रहा है तो कुछ ऐसे होगा, ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रिंग होगी, करेक्ट। ये स्ट्रिंग होगी। अब पूछा क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम हिज आई लेवल इज 60 डिग्रीज। इज आई लेवल मतलब यहां से हमें ये जो लेवल होगा ये इसका आई लेवल है, हमेशा यही होगा ना। तो एंगल कहां बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल दिया है, 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। फाइंड द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। तो ये है हाइट, ग्राउंड लेवल से आप हाइट मेजर करोगे, ये है ग्राउंड। आपको क्या पूछा है, ये पूरी हाइट पूछी है। डायग्राम कैसे बन रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम के मार्क्स होते हैं इसमें, डायग्राम बनाना कंपलसरी है। हाँ, हाइट जो पूछा है काइट का, वो हाइट किसी भी चीज का हाइट पूछते हैं ना तो वो ग्राउंड लेवल से मेजर होता है, ओके। ये जो है ये वाला लेवल एडी, ये तो आई लेवल है इसका पर्सन का, उसका कोई रिलेशन नहीं है हाइट से। हाइट मतलब ये पूरा डिस्टेंस होगा। डायग्राम कैसे बना, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, हमेशा देखो, मैंने बताया आपको कि एंगल्स हमेशा 90 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर बनता है ये हमेशा रेक्टेंगल ही होता है। तो रेक्टेंगल होने से ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है। हाँ, प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है, मेंशन कर देना सिर्फ दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको रीजन भी लिख सकते हो, ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज। तो अब ये लिखने से, अच्छा ये 50 मीटर्स क्या दिया था, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग की लेंथ थी, मतलब ये यहाँ पे दिस वाज 50 मीटर्स। डायग्राम कैसे आया समझ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है फिर। ठीक है, मुझे हाइट ढूंढनी है। इस हाइट ढूंढने में मुझे CD ऑलरेडी पता है 1.7, तो मुझे एक्चुअल में ढूंढना क्या है, DE की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, आपको यहाँ पे ट्राइंगल चूज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस में ट्राइंगल कौन सा लेना है, जिस ट्राइंगल में एंगल दिया है वो ट्राइंगल आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस ट्राइंगल में एंगल है, ठीक है, तो ये हमें यूज करना है, ठीक है। जिस ट्राइंगल में एंगल दिया है उस ट्राइंगल को यूज करना है। अब इस ट्राइंगल में मुझे ED जो है वो ऑपोजिट होगा 60 के। ED जो है वो इस एंगल के ऑपोजिट है, और मेरे पास वैल्यू किसकी है, हाइपो की। तो ऑपोजिट और हाइपो को कौन कनेक्ट करता है, देखो आराम से, साइन कनेक्ट करता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। तो मैं साइन 60 यूज करूंगा, ठीक है। साइन 60 ऑपोजिट अपॉन हाइपो, so opposite is ED, hypo is AE। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, AE क्या दिया है 50,
ईडी क्या मिला? आपको √3 और √2 की वैल्यू आनी चाहिए, 1.414 और 1.732। वैसे आपके पास आपको वो मिलता है स्क्वायर रूट का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स हो गए ना आपके फर्स्ट टर्म में, तो नहीं मिलेगा। तो आपको वो स्क्वायर रूट्स का उसमें मिलना चाहिए था। अब आपको √2 और √3 की वैल्यू तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखो। अब यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू 25 इंटू 1.732, इससे आपको ईडी मिलेगा। क्या मिल रहा है आंसर? 43 पॉइंट मीटर्स में होगा ना। अब लेकिन ये तो ईडी की वैल्यू थी, मुझे ढूंढना है पूरी हाइट, हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। तो लिखो हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग will be 43.3 plus 1.7, that will be 45 meters. ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट सम। स्टार्टिंग में सी देयर आर टोटल 40 सम्स इन द एक्सरसाइज। ओके, स्टार्टिंग के कुछ सम्स एटलीस्ट 1 to 15 सम्स में आपको नए नए डायग्राम्स देखने मिलेंगे, इसके बाद सब रिपीट होगा। ओके, जो डायग्राम्स का पैटर्न है वो रिपीट होगा। एग्जाम में भी जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट ही होते हैं, मतलब सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई नया टाइप का डायग्राम आ गया एग्जाम में। जो डायग्राम्स आपने कुछ 3-4 टाइप के फिगर्स आप लोग पढ़ोगे, एक फिगर समझो अभी जो हमने पढ़ा हुआ ऐसा था, ठीक है, एक फिगर कुछ ऐसा बनता है ये, या एक फिगर कुछ ऐसा बनता है, ये 3-4 शेप्स ही आते हैं एग्जाम में हमेशा। ओके, और एंगल्स भी यही सेम आएंगे 30, 45, 60। ओके, सिर्फ वैल्यूज यहाँ वहाँ चेंज होगी, सेम। अगर आपने मतलब ये 40 सम्स, 40 भी नहीं, इसमें से कुछ सम्स तो स्पीड वाले हैं जो बहुत रेयरली पूछते हैं, तो अराउंड 35 सम्स होते हैं। 35 सम्स भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। ओके, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस इस तरह से इजी चैप्टर नहीं है, लेकिन कोई इसे ऑप्शन में नहीं रखता क्योंकि ये कंपलसरी में भी आता है और ये सॉल्वेबल भी है अगर आपने प्रैक्टिस किया तो अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल, एक फ्लैग पोल है, समझो ये फ्लैग पोल है, height of a flagpole is √3 times the length of its shadow। फ्लैगपोल का शैडो समझो यहाँ पे बन रहा है, ये शैडो बन रहा है फ्लैगपोल का। क्या बोला है, जो हाइट है इट इज √3 टाइम्स इट्स शैडो। ओके, तो हाइट इज √3 टाइम्स इट्स शैडो, तो मैं शैडो को x ले लूंगा, तो हाइट क्या होगी √3x, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, लेट द लेंथ
let the length of the shadow dx, therefore height is root 3x. पूछा क्या है हमें? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब ये शैडो जहां से बन रहा है, सन कहीं पे यहाँ पे होगा, वो पूछ रहे हैं आपको कि सन का एलिवेशन कितना है, तो उसे हम थीटा ले लेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मींस हमें एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ नहीं है। इस एंगल के रेफरेंस में देखो, थीटा के रेफरेंस में आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ है। हाइपो तो कुछ नहीं दिया है ना, ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया है। ऑपोजिट एडजेसेंट में क्या यूज करते हैं हम? परपेंडिकुलर बेस, यस वो भी कर सकते हैं। तो tan थीटा विल बी opposite is AB, adjacent is BC. So tan theta is root 3x upon x. थीटा x कैंसिल हो जाएगा। tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है? तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan 60। थीटा मिल गया 60। फिर स्टेटमेंट लिख देना, elevation of sun, angle of elevation रूट 3 कौन सी वैल्यू है? 60 है ना tan की। ठीक है, एंगल रॉन्ग। शैडो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंगल यहाँ से। ऐसा एंगल कभी नहीं बनता, याद रखना, ये ऐसा एंगल कभी नहीं बनता। कभी ऊपर एंगल बनेगा भी तो वो रेफरेंस से बनता है। रेफरेंस ये लाइन होती है ना, यहाँ से एंगल बनता है। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना। यहाँ पे एंगल के साथ एलिवेशन यूज करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट सम। A man 1.5 meters tall. A man 1.5 meters tall observes that the angle of elevation of the top of a building. तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एलिवेशन बोला मतलब ऊपर, तो यहाँ से वो ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज कहाँ पे बनाऊंगा मैं? ये पर्सन जो है 1.5 मीटर टॉल, पहले उसके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, और इधर आएगा मेरा एंगल 60 डिग्री। आगे क्या दिया है? इफ ही स्टैंड्स 50 meters अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये है बिल्डिंग का बेस, यहाँ पे था वो मैन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 meters।
90 मार्क कर दो, लेबल कर दो अगर आपको जरूरत है तो। यस, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा दैट EDCB इज अ रेक्टेंगल। डायरेक्ट भी ले सकते हो, ये 50 मीटर होगा बेस। ये हाँ, कुछ ट्रायंगल में वही होगा डिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस क्या बोला है, मैन का डिस्टेंस बेस के बिल्डिंग पे, तो वो ग्राउंड लेवल से ही डिस्टेंस में मार्क होगा। ठीक है, अब डायग्राम बना लिया, मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब ये पूरा डिस्टेंस। तो इसके लिए मुझे एंगल 60 दिया हुआ है, तो आई विल यूज दिस ट्रायंगल। ढूंढना है ए बी, मुझे ए बी ढूंढना है, और दिया हुआ क्या है, ये 50। तो क्या यूज होगा, साइन कॉस टैन, ऑपोजिट और एडजेसेंट है। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे tan 60 डिग्रीज इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मींस AB अपॉन EB। tan 60 इज, AB की वैल्यू नहीं पता, EB की वैल्यू है 50। tan 60 क्या होता है, तो ग्राउंड लेवल ही होगा ना, कोई नहीं खड़ा तो देखो ऐसा बनेगा, फिर डायरेक्ट ऐसा। तो 50 इंटू √3 कितना होता है, 86.6। ठीक है, अब ये 86.6 तो AB है, मुझे तो हाइट चाहिए बिल्डिंग की, तो 86.6 प्लस 1.5 होगा, तो दैट विल बी 88.1। अब 88.1 है, नियरेस्ट मीटर का मतलब राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो नियरेस्ट मीटर के लिए ये हो जाएगा 88 मीटर्स। Nearest meter means to round off. Write the final statement. Therefore, the height of the building is 88 meters.
Question number 4. The top of a tall tree. See, क्या दिया ये क्वेश्चन में? टॉप ऑफ अ टॉल ट्री ब्रोकन बाय विंड, मतलब एक, समझो ये ट्री है एंड इट इज ब्रोकन बाय विंड, मतलब ये टूट के, अब जो इसका ऊपर का पार्ट है समझो वो ऐसे जमीन पे आ गया, ठीक है ना, मतलब ये ट्री पहले ये इसकी ट्री की ओरिजिनल हाइट है, ओके, बट नाउ इट इज ब्रोकन। यहाँ पे आगे क्या दिया है? फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो मतलब जो ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, दैट एंगल इज 30 डिग्रीज, ground at an angle of 30 degrees at a distance of 6 meters from the foot of the tree, मतलब ट्री का फुट ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर्स, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये पूरा हाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा ये पूरा हाइट ढूंढने के लिए? पहले आप समझो मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो आप पहले ए बी ढूंढो, ठीक है, ये आधा पार्ट है, और जो ये ऊपर का पार्ट था वो गिर के यहाँ पे आ गया है, तो मतलब बेसिकली आपको ये दोनों पार्ट्स फाइंड करने हैं, ए बी और ए सी। ट्री की जो हाइट है ओरिजिनल हाइट होगी दैट विल बी ए बी प्लस ए सी, है ना। ये देखो ये पूरा ट्री की हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओरिजिनल हाइट है ट्री की। ये एंगल उन्होंने बोला है विथ ग्राउंड, ये एंगल आप कभी क्वेश्चन में लेना ही नहीं होता आपको, ये एंगल कभी नहीं आता, क्योंकि अगर आप ये एंगल ले रहे हो 30 डिग्रीज, दैट मींस आप रेफरेंस की लाइन ये ले रहे हो, आपने लाइन ये ले लिया, वर्टिकल लाइन कभी रेफरेंस नहीं होती, तो आप ये एंगल तो कभी डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसमें रेफरेंस होगा ये पॉइंट जहां से वो ब्रेक हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं आप ये, वरना सीधा रेफरेंस आपका ग्राउंड ही होगा, ठीक है। कहां से? यहाँ से ऐसा, हाँ यहाँ पे नहीं ले सकते, नहीं 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 आएगा सर, सेम नहीं आ रहा। ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल मतलब टूटने के पहले क्या हाइट थी उसकी, टूटने के पहले ये भी ट्री का पार्ट है और ये भी ट्री का पार्ट ही है ना, ये दोनों, नहीं 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 ये, हाँ पेड़, ये हाँ हाँ वैसे ही है, ये पूरा पेड़ है उनका, वापस एक्सप्लेन करो, समझो ये आपका ट्री है, ठीक है, तो ब्रोकन ट्री मतलब वो ट्री ही पूरा ऐसे हो गया है, ये ऐसे, तो ये ट्री ब्रेक हुआ है, और ट्री के उन्होंने क्वेश्चन देखो कैसे लिखा है, वर्ड्स देखो क्वेश्चन के, द टॉप ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल्स टू द ग्राउंड, तो टॉप जो है ट्री का वो ग्राउंड पे गिरा यहाँ पे, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज which is at a distance of 6 meters from the foot, ऐसा।
ये डायग्राम बनाओ। इसमें आपको AB भी फाइंड करना है और AC भी फाइंड करना है। ओरिजिनल हाइट के लिए ये भी है और ये भी है, ये दोनों मिलके ट्री की हाइट बन रही है। तो आप पहले tan यूज करो, और फिर आप cos यूज कर देना, cos। सी आपको ये 6 दिया है और हाइपो ढूंढना है। सी आप जब tan करोगे तो आपको आंसर आएगा 6/√3। 6/√3 मतलब डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको डिनोमिनेटर में अभी इस हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको बार बार ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आएगा, तो आपको उसे रैशनलाइज करना है। कैसे करते थे रैशनलाइज? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 6√3/3। 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आंसर आया? 2√3 इक्वल्स AB। लेकिन अभी वैल्यू पुट मत करना, इसको 2√3 ही रहने दो, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे रखो। अभी हाइपोटेन्यूज ये फाइंड करो, मतलब ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस से मत करना, डिफिकल्ट हो जाता है। पाइथागोरस से भी कर सकते हो करने के लिए, पर उससे मत करो, डिफिकल्ट होता है, स्क्वायर रूट नहीं मिलता। तो बेटर होता है आपके पास एडजेसेंट है और हाइपो ढूंढना है, तो एडजेसेंट और हाइपो को कौन कनेक्ट करता है? कॉस कनेक्ट करता है। कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो cos 30 विल बी BC अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। BC is 6 and AC you don't know. So AC is 6 into 2/√3, 12/√3 आया। फिर इसे रैशनलाइज करो, √3 आया AC। Original height of the tree will be 2√3 plus 4√3, that is 6√3। अब आप वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज ये आपका फाइनल आंसर है। हमेशा याद रखो √3 और √2 की अगर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने का टाइम आया तो वो सिर्फ लास्ट स्टेप में करना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, ओके। बिकॉज वो वैल्यू यूज होने वाली है, तो 2√3 को यूज करना इजी है। वही आप इसको अगर डेसिमल में लेके आ जाओगे तो यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो लास्ट स्टेप पे ही वैल्यू पुट किया करो। क्या आंसर आ रहा है फिर? मीटर से Then question number 5.
392. नेक्स्ट डायग्राम ट्राई करो बनाने का. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 38 मीटर हाई टावर, एक टावर है which is 38 meters high. So from the top of a 38 meter high tower, the angle of depression, यहाँ से angle of depression बन रहा है टावर के टॉप से. The angle of depression of the top of a building is 30 degrees. मतलब यहाँ से टावर के टॉप से कहाँ देखा? बिल्डिंग के टॉप पे. To the top of the building बोला है उन्होंने. Angle of depression from the top of the tower to the top of the building is 30 degrees. तो मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पे देखा है, 30 डिग्रीज एंगल है. तो पहले मुझे बताओ, एंगल बनाने के लिए मुझे रेफरेंस चाहिए. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा 30 डिग्रीज का एंगल. हाँ ज्वाइन करना ही है, करेंगे ये इधर ना. हाँ हाँ होगा. समझने के लिए कि एंगल बना कैसे. ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है. हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 18 मीटर्स. टावर, ये टावर का टॉप है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग. अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग बोलते तो सीधा यहाँ से लेके इधर तक एंगल बनता. उन्होंने बोला टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप पे बनना चाहिए एंगल हमारा. ठीक है, फिर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ. बिल्डिंग की किधर, अब ये होगा ना, देखो ये 30 क्यों बनेगा? 30 बनने के लिए एंगल जब हम बनाते हैं तो रेफरेंस लाइन लेते हैं. रेफरेंस लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन. रेफरेंस लाइन से ही एंगल बनता है. मतलब देखो, मतलब आपको उसका लॉजिक क्या है. ये पर्सन जो ऊपर खड़ा है, ठीक है, उसका नॉर्मल विजन ये है ना. नॉर्मल विजन नीचे तो नहीं है उसका. ठीक है, नॉर्मल विजन उसका ये है, लाइन ऑफ साइट. फिर इस विजन से वो अपने एंगल को नीचे लेके जा रहा है और डिप्रेशन में देख रहा है. तो स्टार्ट तो वो यहाँ से हुआ है ना हमेशा. किसी भी चीज का बोले तो पहले स्ट्रेट लाइन ही होती है. जैसे समझो, अगर आप नीचे से ऊपर एंगल ले रहे हो, नीचे से ऊपर, तो आप इस स्ट्रेट लाइन से ही उस एंगल को काउंट करते हो. ये आपका रेफरेंस लाइन बन जाती है. अगर आप ऊपर से नीचे एंगल बना रहे हो तो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आपकी रेफरेंस लाइन बनती है, और यहाँ से आप नीचे एंगल बनाते हो. ठीक है, बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा. डिप्रेशन है या एलिवेशन है, वो तो वैसे भी होने वाला है. अभी अब देखो, कंफ्यूज देखो, ये दोनों लाइंस जो है हमेशा याद रखो. ये दो लाइंस जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये सब पैरेलल होती है लाइंस, सब स्ट्रेट लाइंस है. तो यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल्स ले सकते हैं. तो ऑटोमेटिक ये एंगल क्या बन जाता है ट्रायंगल के अंदर. लीनियर पेयर से और फिर यहाँ पे 30 लोग. बट देखो, अभी ये इनिशियल सम्स है ना, ये इनिशियल सम्स है. तो इसमें हम इतना ये देखो, ये जो रेफरेंस लाइन मैंने बनाई ना यहाँ पे डॉटेड, ये इनिशियल सम्स है, इसलिए हम ये रेफरेंस लाइन बना रहे हैं. आप देखोगे टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल वगैरह में ये लाइन बनाते भी नहीं है. ठीक है, वो लोग सीधा आगे क्या करते हैं, वो लोग कि बिल्डिंग के टॉप से, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देखा है. ठीक है, तो वो इसको ज्वाइन करते हैं,
इन लाइंस को कनेक्ट करते हैं ऐसे, ये हमारा ट्राइंगल है, तो सीधा ये वाला एंगल 30 हो जाता है। ठीक है, वो ये भी नहीं बनाते, आप बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे भी आप समझ सकते हो। देखो ये है रेफरेंस लाइन और यहाँ से उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन किया, तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से मैंने इस एंगल को अंदर लिया क्योंकि मुझे ट्राइंगल चाहिए ना, मुझे ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ये है ट्राइंगल यहाँ पे, अभी इस ट्राइंगल को मैं सॉल्व करूंगा। अब ये 18 दिया है तो ये भी 18 हो जाएगा, तो ये पूरा 38 है। इसको नाम लेबल कर देते हैं A B C D। तो AB will be AC minus BC, that is 38 minus 18, that is 20। ये डिस्टेंस 20 मीटर्स होगा। Let's see। अब ये ट्राइंगल से आप क्या ढूंढोगे इसमें? We have to find the distance between the tower and the building. Yes, यही नहीं, distance between the tower and the building, ये होता है distance। ये है डिस्टेंस, वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। अगर काइट होता तो वो स्ट्रिंग बना सकते थे, उसको स्ट्रिंग बोल सकते थे, यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। दोनों लाइन को पैरेलल कैसे प्रूव किया? क्या हुआ रीनम? सर आपने दोनों लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूव किया? पैरेलल कैसे? सब एंगल्स 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 है, तो लाइंस पैरेलल होती है सारी। ओके। ट्वेंटी रूट 3 कितना होता है? Therefore, distance between the tower and the building is 34.64 meters. Done? Question number 6. Next, question number 6. कॉपी कर लिया ना ये?
Question number 6. A tower is 62 meters high. ठीक है. A man standing at a distance of 35 meters from the base of the tower. तो टॉवर्स के बेस से कितना दूर है? 35 मीटर. समझो मैन पॉइंट ए पे है. ठीक है. Observes the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Okay. Find the height of the man. तो मैन की अगर हाइट उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, तो हमें बनाना पड़ेगा हाइट. ये हाइट होगी उसकी, और जितनी उसकी हाइट होगी उस लेवल से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, है ना. जो उसकी हाइट होगी उस लेवल से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा. ये हमारी रेफरेंस लाइन. यहाँ पे बनाऊंगा मैं एंगल ऑफ एलिवेशन. कितना एंगल है? 60 डिग्री. ये है मैन की हाइट. ये पूरा 62 है. अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? ये वाला हमारा ट्राइंगल है. तो मैंने आपको वापस रिपीट करता हूं. मैंने बताया था जिस ट्राइंगल में एंगल दिया हुआ है वही ट्राइंगल आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे ट्राइंगल CDE सॉल्व होगा, और CDE में मुझे एक साइड पता है 35, तो दूसरी साइड में फाइंड करूंगा, मतलब CD ये वाली साइड. तो tan यूज करो. हाँ ठीक है. क्या फायदा? ऐसा क्यों खा रहे हो? बहुत बड़ा है वो. कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. 35 into 1.732 क्या आ रहा है? तो ये डिस्टेंस है 60.62. हाइट ऑफ द मैन विल बी, टोटल जो हाइट है टावर की, ये है ना बेसिकली हाइट ऑफ द मैन यहाँ पे. तो टोटल हाइट जो है 62 माइनस 60.62, तो कितना आएगा? 1.38 मीटर्स. ठीक है. That's it for today.